मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर और इंडिया के एनर्जी सेक्टर में बढ़ते चैलेंजेस के बीच आज फोकस एक बार फिर से शिफ्ट हो रहा है देश में एनर्जी के बढ़ते संकट पर। यूं तो आधिकारिक तौर पर देश में कोई एनर्जी क्राइसिस डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन बाजार में एक स्ट्रेस और रिस्क साफ तौर पर देखा जा सकता है। एलपीजी गैस के सिलेंडर की शॉर्टेज और पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने का डर आज हर तरफ देखा जा सकता है। महानगरों से गरीब मजदूर के पलायन की खबरें ही अब आने लगी हैं, क्योंकि उन्हें ईंधन नहीं मिल रहा है और इसलिए आज हर तरफ हैं सवाल ही सवाल। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, कुछ भी है क्या ऐसा जिस पर कि देश कर सके दावा आत्मनिर्भर होने का? सबसे अहम सवाल तो ये कि क्या यह बढ़ता एनर्जी क्राइसिस आने वाले दिनों में इंडिया के लिए ब्लैकआउट वाला संकट पैदा कर सकता है? कहीं हमारी अर्थव्यवस्था थम तो नहीं जाएगी एनर्जी के डिमांड और सप्लाई के गैप की वजह से? क्या क्रूड ऑयल के बढ़ते इंटरनेशनल प्राइस का असर आने वाले दिनों में बाजार में महंगाई का सबब बनेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। क्या देश में आत्मनिर्भरता का नारा छलावा है, एक पॉलिटिकल पीआर स्टंट है, सरकार का महज हेडलाइन मैनेजमेंट है? जब देश ऊर्जा के क्षेत्र में ही न तो आत्मनिर्भर है और न ही इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम कर पा रहा है, तो सवाल तो उठना लाजमी है। मिडिल ईस्ट वॉर में इंडिया का यूं तो कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन आज सबसे बड़ा इसका असर देखा जा रहा है इंडिया में, और वो भी देश में आम लोगों के जीवन पर। और वजह है इंडिया में एनर्जी की इंपोर्ट डिपेंडेंस और रिजर्व में अभी के लिए तो सीमित संसाधन ही। कुछ आंकड़े जो खुद एक कहानी बयां करते हैं। 2014-15 में कच्चे तेल का आयात 84% था, जो बढ़कर 2024-25 में 90% तक पहुंच गया, यानी आयात पर निर्भरता बढ़ गई। इसी तरह 2014-15 में एलपीजी आयात 46% था, लेकिन 2024-25 में एलपीजी आयात 62% तक पहुंच गया। जून 2005 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस भंडार खोजा गया है। पीएम बनने के बाद मोदी ने कहा कि इससे भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बाद में सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने पाया कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो कि एक घोटाला था। वहां से गैस निकलने की बात उसके बाद से सुनाई भी नहीं पड़ी। और यह तो बस एक उदाहरण है। एनर्जी में आत्मनिर्भर बनने के सारे दावे अभी तक तो हवाई पॉलिटिकल स्लोगन ही रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर इंडिया में एनर्जी क्राइसिस कितनी गहरी है? कहीं यह ब्लैकआउट वाला संकट तो नहीं? क्या देश का एनर्जी सेक्टर स्ट्रेस और जोखिम वाला सेक्टर है, या यह एक सिस्टम फेलियर है? इसका कोई सीधा जवाब तो मिलने से रहा, लेकिन अभी के लिए तो बस इतना कहा जा सकता है कि स्थिति गंभीर है, पर किसी तरह से कंट्रोल में है अभी तक। मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर के मद्देनजर अभी की स्थिति कितनी सीरियस है? क्यों आज मार्केट में एक स्ट्रेस देखा जा रहा है? क्यों लोग आशंकित हैं पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत होने को लेकर? क्यों नहीं मिल पा रहा है गरीब मजदूर को ईंधन? क्यों हर ढाबे के बाहर नोटिस नजर आने लगा है कि कीमत 30 से 50 रुपए पर प्लेट बढ़ा दी गई है? एक नजर डालते हैं इंडिया के पूरे एनर्जी सेक्टर पर। 2026 में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रही है, 270-280 गीगावाट प्लस। कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल में पीक डिमांड रिकॉर्ड तोड़ रही है। सरकार खुद कह रही है कि सिस्टम पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए कोयला प्लांट फुल कैपेसिटी पर चलाए जा रहे हैं और यही एक बैकअप प्लान है। मतलब कि मांग तेजी से बढ़ रही है और सिस्टम को खींच रही है। फिर ब्लैकआउट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि भारत ने 2025 में रिकॉर्ड 242 गीगावाट डिमांड बिना कमी के पूरा किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिजली की कमी सिर्फ 0.03% रही, जो बहुत कम है। लगभग 100% आबादी तक बिजली पहुंच चुकी है, यानी सिस्टम मजबूत है, कोलैप्स नहीं हुआ है। फिर असली क्राइसिस कहां है? डिमांड वर्सेस सप्लाई का गैप बढ़ रहा है। गर्मी, एसी, इंडस्ट्री डिमांड तेजी से बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है लेकिन उतनी तेज नहीं।
इंपोर्ट पर भारी निर्भरता है। भारत अपनी एनर्जी का बड़ा हिस्सा बाहर से लाता है। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से गैस सप्लाई घटी, कीमतें बढ़ी और इंडस्ट्री पर असर पड़ा। यह सबसे बड़ा रिस्क है। कोल पर ओवर डिपेंडेंस है और 75% बिजली अभी भी कोयले से आती है। अगर कोयला सप्लाई गड़बड़ हुई तो तुरंत संकट पैदा हो सकता है। रिन्यूएबल ट्रांजिशन की दिक्कतें अलग से हैं। रिन्यूएबल तेजी से बढ़ रहा है, 25% प्लस जनरेशन, लेकिन शॉर्टेज, बैटरी कम है, ग्रिड बैलेंसिंग प्रॉब्लम है। मतलब क्लीन एनर्जी है पर स्टेबल नहीं है अभी तक। क्या यह खतरनाक क्राइसिस है? शॉर्ट आंसर तो यही है कि अभी देशव्यापी बिजली संकट नहीं है, लेकिन हाई रिस्क स्थिति जरूर है। भारत अभी एनर्जी शॉर्टेज में नहीं है ऑफिशियली, लेकिन एनर्जी स्ट्रेस प्लस वल्नरेबिलिटी में है। अगर गर्मी ज्यादा बढ़ी, आने वाले दिनों में फ्यूल इंपोर्ट्स बाधित हुए या ग्रिड फेल हुआ तो यह जल्दी रियल क्राइसिस बन सकता है। भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पाया क्योंकि उसकी ऊर्जा की जरूरतें बहुत बड़ी हैं, लेकिन उसके घरेलू संसाधन उतने नहीं हैं, और जो हैं वो भी पूरी तरह एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं। इसे आसान तरीके से समझते हैं। देश में एनर्जी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से है। एसी, ईवी, फैक्ट्रीज, डाटा सेंटर, हर जगह बिजली की खपत तेजी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन प्लस अर्बनाइजेशन की वजह से लगातार बढ़ती डिमांड के बीच समस्या यह है कि जितनी तेजी से मांग बढ़ती है उतनी तेजी से सप्लाई बनाना मुश्किल है। ऑयल और गैस की कमी सबसे बड़ा कारण है। भारत अपने क्रूड ऑयल का 85 to 90% इंपोर्ट करता है। गैस का भी बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। मतलब मिडिल ईस्ट या रशिया में कुछ भी हुआ तो भारत सीधा प्रभावित होता है। इसलिए पूरी एनर्जी इंडिपेंडेंस मुश्किल है। कोल है लेकिन परफेक्ट नहीं। भारत के पास कोल बहुत है लेकिन क्वालिटी लो है। ज्यादा ऐश कंटेंट, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट इश्यूज, एनवायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस, इसलिए कोल होते हुए भी एफिशिएंट एनर्जी नहीं बन पाती है। रिन्यूएबल एनर्जी अभी स्टेबल नहीं है। सोलर और विंड तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं सूरज और हवा पर। प्रॉब्लम यह है कि रात में सोलर नहीं और हवा हमेशा नहीं चलती है। इसी से जुड़ा कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंसी का। इसलिए 100% रिन्यूएबल पर शिफ्ट करना अभी पॉसिबल ही नहीं है। स्टोरेज, बैटरी टेक्नोलॉजी अभी महंगी है। अगर सोलर एनर्जी स्टोर करनी है तो बैटरी चाहिए, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव। लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट अभी कम ही है। यही सबसे बड़ा बॉटलनेक है फ्यूचर का। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम की तरफ देखें तो ट्रांसमिशन लॉसेज, पावर थेफ्ट, डिस्कॉम्स, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का घाटा, कम से कम अकाउंट बुक्स में तो घाटा है ही, बाकी आप सब लोग खुद समझदार हैं। मतलब जो एनर्जी बनती है वो भी पूरी एफिशिएंटली कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचती है। पॉलिसी प्लस एक्सिक्यूशन गैप एक अहम वजह है। प्लान्स अच्छे होते हैं लेकिन अप्रूवल स्लो, लैंड एक्विजिशन इश्यूज, प्रोजेक्ट डिले, इससे कैपेसिटी जल्दी नहीं बढ़ पाती है। ज्योग्राफी भी लिमिटेशन का है। ऑयल रिजर्व्स बहुत कम हैं, गैस रिजर्व्स लिमिटेड हैं, हाइड्रो पावर लोकेशन स्पेसिफिक है। यानी इंडिया एनर्जी सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए आइडियल लोकेशन नहीं है। भारत इसलिए आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन इसके लिए एक नहीं कई वजह हैं। रिसोर्सेज कम हैं और डिमांड बहुत ज्यादा, और साथ ही है टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन अधूरी। 2030 तक भारत पूरी तरह एनर्जी में सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बन जाएगा। यह एक पॉलिटिकल स्लोगन के लिए तो ठीक है, लेकिन रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। हां, अगर पॉलिसी और एक्सिक्यूशन का गैप कम किया जाए तो डिपेंडेंस काफी कम हो सकता है, और यही असली लक्ष्य होना चाहिए अभी के लिए। सच्चाई यही है कि 100% आत्मनिर्भर अभी पॉसिबल नहीं है। ऑयल डिपेंडेंसी खत्म करना मुश्किल है। आज भारत 85-90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट, कार्स, ट्रक्स, प्लेन्स सब ऑयल पर डिपेंड करते हैं। 2030 तक ईवी बढ़ेंगे,
पर पूरा सिस्टम शिफ्ट होगा, यह उम्मीद करना भी बेवकूफी होगी। गैस भी इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी। इंडस्ट्री प्लस फर्टिलाइजर सेक्टर गैस पर चलता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन लिमिटेड है, मतलब कि इंपोर्ट्स तो हमेशा बने रहेंगे और डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी आने वाले दिनों में। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2030 तक ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। वजह है अर्बनाइजेशन प्लस एआई प्लस डेटा सेंटर्स, और इन सब का मतलब है मैसिव कंजम्पशन। चैलेंज दो तरफा है, सप्लाई बढ़ाना और साथ ही इंपोर्ट कम करना। लेकिन अच्छी खबर क्या है, भारत तेजी से डिपेंडेंस कम कर सकता है। रिन्यूएबल बूम के तहत इंडिया एग्रेसिवली सोलर और विंड लगा रहा है। टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030। यह जुड़ा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, जिससे कि कोल और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम हो। ईवी रिवॉल्यूशन से पेट्रोल डीजल कंजम्पशन कम होगा, वाइल इंपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन गेम चेंजर बन सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन स्टील, फर्टिलाइजर, हेवी इंडस्ट्री में यूज होगा और अगर सफल हुआ तो इंपोर्ट डिपेंडेंस ड्रास्टिकली कम होगा। डोमेस्टिक कोल प्लस रिन्यूएबल मिक्स की पॉलिसी अपनानी होगी। कोल अभी भी बैकबोन रहेगा, लेकिन शेयर धीरे धीरे घटाया जा सकता है। रियलिस्टिक सिनेरियो 2030 तक क्या हो सकता है? बेस्ट केस सिनेरियो इंडिया के लिए यह है कि 60 to 70% एनर्जी खुद प्रोड्यूस करे। इससे इंपोर्ट डिपेंडेंस सिग्निफिकेंटली कम होगा। यह इंडियन करेंसी और इकोनॉमी के लिए वरदान साबित होगी। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? ऑयल डिपेंडेंस हाई ही रहेगा। रिन्यूएबल ग्रोथ स्लो हुआ तो स्ट्रेस बढ़ेगा। सेल्फ रिलायंट का सही मतलब क्या होगा इंडिया के लिए? 2030 तक इंडिया के लिए इसका मतलब यह नहीं होगा कि 100% इंपोर्ट खत्म करना है। यह पॉसिबल ही नहीं है। इंपोर्ट्स पर कंट्रोल रखना, एनर्जी शॉक से सेफ रहना, डाइवर्सिफाइड सोर्सेज होना, बस इतना ही टारगेट अगर अचीव कर लें तो देश के लिए अच्छा है। फाइनल वर्डिक्ट तो यही है कि इंडिया 2030 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा, लेकिन एनर्जी सिक्योर प्लस लेस डिपेंडेंट जरूर बन सकता है। मीडिया में हेडलाइन के लिए पॉलिसी मेकर्स जो भी बोलें, लेकिन 2030 तक लक्ष्य आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि स्मार्ट डिपेंडेंस ही हो सकता है। और अभी के लिए तो रियलिस्टिक सिनेरियो यही है कि मिडिल ईस्ट वॉर ने इंडिया के एनर्जी सेक्टर को स्ट्रेस में डाल रखा है। गरीब मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी की समस्या और बाकी देश के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के बीच सरकार एक्सेप्ट करे या ना करे, सवाल तो बनता ही है। और हम तो उठाते ही रहेंगे ऐसे सवाल अपने ऑडियंस के लिए इंटरेस्ट में। शुक्रिया।